पूज्यवर, आज 15 साल हुए हमारे ब्याह को। हम तब से साथ ही रहे। अब तक चिट्ठी लिखने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे घर की मंझली बहू जगन्नाथपुरी आई थी तीर्थ करने। आई तो जाना कि दुनिया और भगवान के साथ मेरा एक नाता और भी है, इसलिए आज चिट्ठी लिखने का साहस कर रही हूँ। इसे मंझली बहू की चिट्ठी ना समझना। वह दिन याद आता है जब तुम लोग मुझे देखने आए थे। मेरा 12वां साल लगा था। सुदूर गांव में हमारा घर था। पहुंचने में कितनी मुश्किलें हुई तुम सबको, और मेरे घर के लोग आओ भगत करते करते परेशान हो गए। विदाई की करुण धुन गूंज उठी। मैं मंझली बहू बनकर तुम्हारे घर आई। सभी औरतों ने नई दुल्हन को जांच परख कर देखा। सबको मानना पड़ा बहू सुंदर है। मैं सुंदर हूँ यह बात तो तुम लोग जल्दी भूल गए, पर मुझ में बुद्धि है यह बात तुम लोग चाह कर भी ना भूल सके। माँ कहती थी औरत के लिए तेज़ दिमाग भी एक बला है, लेकिन मैं क्या करती। तुम लोगों ने उठते बैठते कहा यह बहुत तेज है। लोग बुरा भला कहते सो कहते रहे, मैंने सब माफ़ कर दिया। मैं छिप छिप कर कविताएं लिखती थी। कविताएं थीं तो मामूली, लेकिन उनमें मेरी अपनी आवाज़ थी। वे कविताएं तुम्हारे रीति रिवाजों के बंधनों से आज़ाद थीं। मेरी नन्ही बेटी को छीनने के लिए मौत मेरे बहुत पास आई, उसे ले गई, पर मुझे छोड़ गई। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया, पर माँ कहलाने का सुख न पा सकी। इस हादसे को भी पार किया, फिर से जुट गई रोज़मर्रा के कामकाज में। गाय भैंस सानी पानी में लग गई। तुम्हारे घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था। ये गाय भैंस ही मुझे अपने से लगते। इसी तरह शायद जीवन बीत जाता। आज का यह पत्र शायद लिखा ही नहीं जाता, लेकिन अचानक मेरी गृहस्थी में ज़िंदगी का एक बीज आ गिरा। यह बीज जड़ पकड़ने लगा और गृहस्थी की पकड़ ढीली होने लगी। जिठानी जी की बहन बिंदु अपने माँ के गुजरने पर हमारे घर आ गई। मैंने देखा तुम सभी परेशान थे। जेठानी जी के पीहर की लड़की न रूपवती न धनवती। दीदी इस समस्या को लेकर उलझ गई। एक तरफ बहन का प्यार तो एक तरफ ससुराल की नाराज़गी। अनाथ लड़की के साथ ऐसा रूखा व्यवहार होते देख मुझे रहा ना गया। मैंने बिंदु को अपनी पास जगह दी। जेठानी दीदी ने चैन की सांस ली। गलती का बोझ मुझ पर आ पड़ा। पहले पहले मेरा स्नेह पाकर बिंदु सकुचाती थी, पर धीरे धीरे वह मुझसे प्यार करने लगी। बिंदु ने प्रेम का विशाल सागर मुझ पर उड़ेल दिया। मुझे कोई इतना प्यार और सम्मान दे सकेगा यह मैंने सोचा भी ना था। बिंदु को जो प्यार दुलार मुझसे मिला वह तुम लोगों को फूटी आंखों न सुहाया। याद आता है वह दिन जब बाजूबंद गायब हुआ। बिंदु पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने में तुम लोगों ने पल भर की झिझक ना हुई। बिंदु के बदन पर जरा सी लाल घरमोरी क्या निकली, तुम लोग झट बोले चेचक। किसी इल्ज़ाम का सबूत न था। सबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफ़ी था। बिंदु बड़ी होने लगी, साथ साथ तुम लोगों की नाराज़गी भी बढ़ने लगी। जब लड़की को घर से निकालने की हर कोशिश नाकाम हुई, तब तुमने उसका ब्याह तय कर दिया। लड़के वाले लड़की देखने तक ना आए। तुम लोगों ने कहा ब्याह लड़के के घर में से ही होगा, यही उनके घर का रिवाज है। सुनकर मेरा दिल काँप उठा। ब्याह के दिन बिंदु अपनी दीदी के पांव पकड़कर बोली, दीदी मुझे इस तरह मत निकालो, मैं तुम्हारी गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगे सो करूंगी। बेसहारा लड़की सिसकती हुई मुझसे बोली, दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ? मैंने कहा ना बिंदु ना, तुम्हारी जो भी दशा हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जेठानी दीदी की आंखों में आंसू थे। उन्हें रोककर वह बोली, बिंदिया याद रख पति ही पत्नी का परमेश्वर है। 3 दिन हुए बिंदु के ब्याह को। सुबह गाय भैंस को देखने गौशाला में गई तो देखा एक कोने में पड़ी थी वह। मुझे देख फफक फक कर रोने लगी। बिंदु ने कहा उसका पति पागल है। बेरहम सास और पागल पति से बचकर वह बड़ी मुश्किल से भागी है। गुस्से और घृणा से मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं बोल उठी, इस तरह का धोखा भी कोई भला कोई ब्याह है? तू मेरे पास रहेगी, देखूं तुझे कौन ले जाता है। उन सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आया। सब कहने लगे बिंदु झूठ बोल रही है। कुछ ही देर में बिंदु के ससुराल वाले उसे लेने आ पहुँचे। मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदु खुद ही उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई। वे लोग बिंदु को ले गए। मेरा दिल दर्द से चीख उठा। मैं बिंदु को रोक न सकी। मैं समझ गई चाहे बिंदु मर भी जाए वह अब कभी हमारी शरण में नहीं आएगी। तभी मैंने सुना कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ करने जाएंगी। मैंने कहा मैं भी साथ जाऊंगी। तुम सब यह सुनकर खुश हुए।
मैंने अपने भाई शरद को बुला भेजा। उससे बोली, भाई अगले बुधवार मैं पुरी जाऊंगी, जैसे भी हो बिंदु को भी उसी गाड़ी में बैठाना होगा। उसी दिन शाम को शरद लौट आया। उसका पीला चेहरा देखकर मेरा कलेजा धक्क से रह गया। मैंने सवाल किया, उसे राज़ी नहीं कर पाए? उसकी ज़रूरत नहीं, बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली, शरद ने उत्तर दिया। मैं स्तब्ध रह गई। मैं तीर्थ करने जगन्नाथपुरी आई हूँ। बिंदु को यहाँ तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए यह ज़रूरी था। जिसे लोग दुख कष्ट कहते हैं वह मेरे जीवन में नहीं था। तुम्हारे घर में खाने पीने की कभी कमी नहीं हुई। तुम्हारे बड़े भैया का चरित्र जैसा भी हो, तुम्हारे चरित्र में कोई खोट ना था। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लौटकर तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। मैंने बिंदु को देखा। वह घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी हूँ। अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ। इस वक्त मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। तुम लोगों ने अपने रीति रिवाजों के पर्दे से मुझे बंद कर दिया था। न जाने कहाँ से बिंदु ने इस पर्दे के पीछे झांककर मुझे देख लिया, और उसी बिंदु की मौत ने हर पर्दा गिराकर मुझे आज़ाद किया। मंझली बहू खत्म हुई। क्या तुम सोच रहे हो कि मैं बिंदु की तरह मरने चली हूँ? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। मीरा भाई भी मेरी तरह औरत थी, उसके बंधन भी कम न थे। उनसे मुक्ति पाने के लिए उसे आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मुझे अपने आप पर भरोसा है। मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊँगी, तुम लोगों के आश्रय से मुक्त मृणाल। इस प्रकार इस कहानी का समापन हुआ। रीति रिवाजों के बंधनों से अपने आप को आज़ाद करती हुई मंझली बहू के धैर्य और साहस की ये कहानी है। सर्वश्रेष्ठ कथा माला भारत के महान लेखकों की एक शानदार कहानी श्रृंखला है। आइए अपने देश के साहित्य का खजाना खोजें, और मैं आपके सामने इसी प्रकार और नई नई कहानी लेकर आती रहूँगी। इस प्रकार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे अपना पूरा समर्थन दे सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अपना इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।